हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। फ्रेंड्स, हमारी जो क्लास है बेसिकली वैसे तो टेक्निकल की है, लेकिन मैं वीक में साथ में जनरल साइंस की क्लासें भी चला रहा हूँ, जो हम वीक के 3 दिनों में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें उन बच्चों को हेल्प मिलेगी जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, पटवारी, उनमें जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी और उनको उनका इससे गाइडेंस भी मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। कल मैंने आपको पारिस्थितिकी के बारे में जो उसको प्रभावित करने वाले कारक उसके बारे में बताया था, तो आज नेक्स्ट उससे आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने आपको पारिस्थितिकी के कारक के बारे में बताया था। फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी के कारक, पारिस्थितिकी कारक में मैंने आपको दो तरह के कारक बताया था, और एक तो बताया था मैंने आपको जैविक और दूसरा होता है अजैविक। फ्रेंड्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जैविक यानी कि जीव होगा कोई ना कोई, यानी ये सजीव कारक होंगे। ये क्या होंगे फ्रेंड्स? सजीव कारक होंगे। और अजैविक क्या होता है? अजैविक क्या होंगे? निर्जीव कारक होंगे। जैविक कारक में क्या होंगे? सजीव कारक होंगे, क्योंकि जैविक में कोई जीव है यानी सजीव कारक होगा, और अजैविक में क्या होगा? निर्जीव कारक होगा। जैविक में मैंने जैसे आपको कल बताया था कि इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है सहजीवी आता है, परभक्षी आते हैं, मर्तोपजीवी आते हैं, मर्तोपजीवी आते हैं, और इनके अलावा एक दो और होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, सहजीवी, परभक्षी, मर्तोपजीवी, इनके बारे में मैंने बताया था कि ये क्या है? पारिस्थितिकी के कारक है। जैविक और अजैविक दो प्रकार के कारक होते हैं। जैविक कारक में क्या होता है? संजीव होता है। इनके अंतर्गत क्या क्या आता है? वैसे सहजीवन भी होता है, सहजीवी भी होते हैं, परभक्षी भी होता है, मर्तोपजीवी भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर रहे थे अजैविक कारक के बारे में, यानी कि अजैविक कारक क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। तो अजैविक कारक के अंतर्गत क्या क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? तापमान, यानी कि ताप, आर्द्रता, वायु। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको पारिस्थितिकी के जो मैंने कल कारक बताए थे आपको, ये कारक क्या करते हैं? जो जीव है, जीव के वातावरण से उसका संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। तो ये जो कारक है जीव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? उनको प्रभावित करते हैं। इसलिए इन कारकों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जैविक कारकों के बारे में डिटेल से बताता हूँ कि सहजीवी, परभक्षी, मर्तोपजीवी क्या होते हैं और अजैविक कारक क्या होते हैं। इनके बारे में आगे देख लेते हैं। बात कर लेते हैं जैविक कारक की। जैविक कारक की, तो फ्रेंड्स मैंने आपको जैविक कारक बताया क्या होगा? सजीव होगा। आज हम जैविक कारक में क्या बात करते हैं कि जैविक कारक में कौन कौन से आते हैं कारक, उनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सहजीवी की। सहजीवी की, सहजीवी क्या होता है? सहजीवी में क्या होता है? उन तरह के वैसे जीव आते हैं जो क्या कहते हैं कि अपने जीवन भर क्या रहते हैं? एक दूसरे के साथ में रहते हैं, और उनका क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं एक दूसरे का। एक को क्या होता है? उसका लाभ मिलता है, और दूसरे दोनों ही मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं? फायदा पहुंचाता है। यानी कि दो जीव साथ में रहेंगे, उन सहजीवी यानी कि साथ में रहना। दो जीव एक दूसरे से क्या प्राप्त करेंगे? लाभ प्राप्त करेंगे। एक को क्या मिलेगा? आश्रय स्थल मिलेगा, और दूसरा उससे भोजन प्राप्त करेगा। तो सहजीवी के बारे में देख लेते हैं कि ये जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ये जीव एक दूसरे पे क्या रहता है फ्रेंड्स? आश्रित रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें दोनों जीव एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ आपको। जीव है तो जीव में आपके कोई जीव भी आ सकता है, उसके अलावा कोई पादप भी आ सकता है। तो सहजीवी का मतलब यही होता है कि इसमें क्या होता है कि, या फिर इसमें ये भी आ सकता है कि पादप और क्या हो सकता है? उसके साथ में कोई ना कोई वायरस भी हो सकता है, जो उसको क्या कहता है? उसको आश्रय स्थान प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बात करता हूँ, इसमें आगे एग्जाम्पल बता देता हूँ। क्या होता है? सहजीव में क्या होता है कि ये एक दूसरे पास रहते हैं, ये दोनों जीव। ठीक है, दोनों जीव एक दूसरे क्या करते हैं? लाभ प्राप्त करते हैं।
अब अगर इसके मैं उदाहरण देखता हूँ, उदाहरण इसके क्या होता है, उदाहरण है इसका लाइकेन। फ्रेंड्स लाइकेन जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एनटीपीसी एग्जाम रेलवे के हिसाब से बात करूं तो लाइकेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइकेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि लाइकेन किससे मिलकर बना होता है। तो फ्रेंड्स हम लाइकेन के बारे में बात कर लेते हैं कि लाइकेन किससे मिलकर बना होता है। तो लाइकेन मिलता है फ्रेंड्स शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लाइकेन जो होता है, लाइकेन का जो संबंध है वो किसको प्रदर्शित करता है, सहजीवी को। सहजीवी का संबंध कौन प्रदर्शित करता है, लाइकेन। ठीक है फ्रेंड्स, लाइकेन किससे मिलकर बना होता है, शैवाल और कवक। ये फ्रेंड्स एक बात और बता दूं, लाइकेन जो है पर्यावरण प्रदूषण का क्या है, सूचक भी है। ये एक चीज हमारे को ये चीज ध्यान रखनी है कि ये क्या है, पर्यावरण प्रदूषक का क्या है फ्रेंड्स, सूचक है। पर्यावरण प्रदूषक का क्या है, सूचक है। क्योंकि जब भी क्या होती है, जैसे मैं बात करूं वातावरण में क्या होता है कि ज्यादा प्रदूषण होता है तो क्या होता है, लाइकेन वातावरण में मौजूद रहता है। ये क्या होता है, शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब रेलवे के हिसाब से देखा जाए तो रेलवे में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं और कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स शैवाल को पहले तो बता देता हूँ कि शैवाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो शैवाल को इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी, और कवक को क्या बोलते हैं, फंगस। कवक को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फंगस। यानी कि शैवाल यानी कि एल्गी और कवक यानी कि फंगस। अब इन दोनों के अध्ययन को मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, इनके अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो शैवाल है और दूसरा कवक, शैवालों का अध्ययन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। और कवकों के अध्ययन क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, माइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए, रेलवे के एग्जाम के हिसाब से, तो इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें आपको मिल जाएंगे कि शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फाइकोलॉजी, और कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, माइकोलॉजी। तो ये दोनों चीज आप इंपॉर्टेंट है, आप जरूर नोट डाउन कीजिए इनको। अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें जैविक कारक में बताया सहजीवी। तो सहजीवी के मैंने आपको दो उदाहरण बताए हैं। पहला बताया लाइकेन, सॉरी दूसरा बताया नहीं, पहला बताया लाइकेन, दूसरा क्या होगा, राइजोबियम। फ्रेंड्स लाइकेन से जो रिलेटेड क्वेश्चन बनना था वो मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स हमारे को जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पकड़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में पूछा जाता है। तो एनटीपीसी के एग्जाम के हिसाब से मैंने लाइकेन के कैसे क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स आगे जब ये चैप्टर पूरा होगा तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो आपको बेफिक्र रहने की जरूरत है। मैं आपको क्वेश्चन की पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, जो आप मेरे वीडियो के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स लाइकेन जो होता है, लाइकेन क्या होता है, लाइकेन शैवाल कवक से मिलकर बनता है। अब ये राइजोबियम क्या होता है फ्रेंड्स, राइजोबियम एक तरह का कवक है। राइजोबियम क्या है, कवक है। अब ये राइजोबियम क्या करता है फ्रेंड्स, राइजोबियम करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य। अब आप ये सोचेंगे कि फ्रेंड्स की नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या चीज है, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। कोई भी प्लांट है, कोई भी पादप है, उसका ग्रोथ किस पर डिपेंड करेगा, भाई उसको कितना जल मिल रहा है, उसको कितनी प्रकाश की मात्रा मिल रही है, उसी से जो डिपेंड करता है। लेकिन उसके अलावा जो मृदा से जो उसको क्या मिल रहा है, खनिज लवण मिल रहे हैं, उसमें नाइट्रोजन भी गैस होती है। नाइट्रोजन क्या होती है, एक तरह गैस है, लेकिन उस नाइट्रोजन का क्या करना, स्थिरीकरण करना। क्योंकि फ्रेंड्स नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। ये क्या है, मिनरल्स है, यानी कि सूक्ष्म तत्व है जो कि पौधों के लिए आवश्यक होता है। तो उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का फ्रेंड्स काम कौन करता है, राइजोबियम करता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का अगर एग्जाम पूछ ले कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन करता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कार्य कौन करता है, राइजोबियम। ये राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है फ्रेंड्स पेड़ पौधों की मूल में।
पेड़ पौधों की कहाँ पाया जाता है? मूल में। मूल यानी कि जड़ में, यानी कि पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम। वहां पर अब इनका ये क्या है? सहजीवी संबंध है। अब सहजीवी कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे पेड़ है, पेड़ में क्या रहेगा? राइजोबियम रहेगा। तो राइजोबियम को रहने के लिए क्या मिल गया? स्थान मिल गया भाई इस राइजोबियम को क्या मिल गया भाई? रहने के लिए स्थान मिल गया, और इसको खाने के लिए भी क्या मिल गया? जगह मिल गई, क्योंकि पेड़ से क्या लेगा? राइजोबियम अपना पोषण प्राप्त करेगा। उसके अलावा अब पेड़ को इससे क्या फायदा होगा कि पेड़ क्या करेगा कि भाई पेड़ राइजोबियम क्या करेगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करेगा। तो जिससे क्या होगा? पेड़ की क्या होगी? ग्रोथ अच्छी होगी। तो पेड़ को क्या होगा? इससे बेनिफिट होगा राइजोबियम के होने से। अगर राइजोबियम नहीं होगा तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य नहीं हो पाएगा। तो सहजीवी में सबसे अच्छा उदाहरण किसका है? लाइकेन और राइजोबियम का। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये सहजीवी का संबंध अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको जैविक कारक में पहला कारक बता दिया, सहजीवी। उम्मीद है आपको सहजीवी अच्छे समझ में आया होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स परजीवी की। परजीवी क्या होता है फ्रेंड्स? ये वैसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं कि दूसरे जीव पर क्या रहेंगे? आश्रित रहेंगे। लेकिन सहजीव में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। ठीक है, तो परजीवी में क्या होगा कि ये दूसरे जीव पर आश्रित रहेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे? उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो परजीवी यही होते हैं। परजीवी हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं कि हमारे शरीर में छोटे छोटे वायरस और जो जीवाणु होते हैं वो हमारे शरीर में क्या चले जाते हैं? भोजन के साथ चले जाते हैं, तो हमारे को अलग अलग तरह के रोग होने लगते हैं। तो वो भी क्या है? परजीवी होते हैं। अब वो हमारे शरीर के लिए क्या है? नुकसानदायक है, लेकिन परजीवी हमारे शरीर से क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। तो परजीवी उन्हीं को ही बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं परजीवी क्या होता है। परजीवी के बाद लिख लेते हैं फ्रेंड्स परजीवी क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको जो नोट्स बना रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, उसके बाद इनके नोट्स बनाने भी साथ में शुरू कीजिए। जिससे आपको क्या होगा? एग्जाम में दो तरह के बेनिफिट होगा। आपको वीडियो लेक्चर भी अच्छे समझ में आया होगा, तो आपसे अच्छे सोल्व होगा, और आगे आप तैयारी करोगे किसी भी एग्जाम की तो उसमें आपके नोट्स ये तैयार होंगे, तो आपको इजीली आपको क्या होगी? आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। तो इनको साथ साथ उतारते भी रहिए और वीडियो को अच्छी तरह से देखते भी रहिए। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं परजीवी क्या होता है। परजीवी क्या होता है कि ये जीव दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। फ्रेंड्स, ये जीव क्या होते हैं? दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। अब क्या होता है? इसमें एक जीव को दूसरे जीव से क्या मिलता है? लाभ मिलता है, लेकिन दूसरे जीव को क्या मिलता है? उसके बदले नुकसान ही मिलता है। तो ये जीव दूसरे जीव क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाकर उससे लाभ प्राप्त करते हैं। लाभ यानी कि उसको पोषण मिलना। सीधी सी बात है कि लाभ का मतलब क्या होगा? उससे पोषण मिलना। ये जीव क्या रहेंगे? ये जीव दूसरे जीव पर क्या रहेंगे? आश्रित रहेंगे। परजीवी में क्या होता है कि ये जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। दूसरी बात क्या होगी कि ये जीव दूसरे जीव को क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे, और उससे क्या करेंगे? पोषण प्राप्त करेंगे, यानी कि उससे लाभ प्राप्त करेंगे। तो अगर फ्रेंड्स हमारे इसमें एग्जाम्पल पूछ ले कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल क्या है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, और विषाणु यानी कि वायरस, और कवक भी हो सकता है, क्योंकि कुछ तरह के कवक भी क्या करता है? परजीवी का काम करता है, और उनको नुकसान पहुंचाए उससे लाभ प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स, परजीवी भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। परजीवी क्या होता है कि एक दूसरे जीव पे क्या रहेंगे? आश्रित रहेंगे। दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाए उससे क्या करते? लाभ प्राप्त होता है। यानी कि इसमें क्या होगा कि एक जीव दूसरे जीव को क्या पहुंचाएगा? नुकसान पहुंचाएगा, और उससे लाभ प्राप्त करेगा। लेकिन जो दूसरा जो नुकसान प्राप्त कर रहा है उसको नुकसान नहीं मिल रहा है, उसको तो कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। तो परजीवी में ही होता है कि दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाएंगे और उससे लाभ प्राप्त करेंगे। तो परजीवी यही होता है, जीवाणु, विषाणु और कवक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं मर्तोपजीविता की।
मर्तोपजीविता। अब फ्रेंड्स आपको मर्तोपजीविता को नाम से पता लग रहा है कि मर्तोपजीविता यानी कि मृत पर जीवित, यानी कि मृतों पर आश्रित रहने वाले जीव मर्तोपजीविता कहलाता है। यानी फ्रेंड्स ये क्या होता है कि ये जीव सड़ी गली वस्तुओं पर उत्पन्न होते हैं। पहली बात तो सड़ी गली वस्तुओं पर उत्पन्न होता है, वस्तुओं पर उत्पन्न होते हैं। ये जीव फ्रेंड्स कहाँ उत्पन्न होता है? सड़ी गली वस्तुओं पर उत्पन्न होता है। ठीक है, अब क्या है, ये जीव सड़ी गली वस्तु उत्पन्न होता है तो ये जीव मृत जीवों पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। मृत जीवों से निर्भर रहते हैं या फिर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये मर्तोपजीविता क्या होता है? ये जीव सड़ी गली वस्तुओं पर क्या होंगे? उत्पन्न होंगे। अब ये जीव क्या होंगे? मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करेंगे। अब इसका मैं अच्छे से उदाहरण दूंगा फ्रेंड्स, तो आपको मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे कि कोई भी जीव है जिसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि कोई भी हम देखते हैं आसपास, तो उसको क्या होता है? उसको सड़ाने गलाने का काम कौन करता है? उस जीव को छोटे छोटे बैक्टीरिया ही करते हैं। वो उससे क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो उन सड़ी गली वस्तुओं पर ही वो जीव क्या होता है? उत्पन्न होता है और उन्हीं से क्या करते हैं? अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? मर्तोपजीविता। अगर फ्रेंड्स मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे पहले बात ये मशरूम की। मशरूम ये फ्रेंड्स इसको हम खुम्बी बोलते हैं। मशरूम ये दूसरे तरह की मशरूम होती है। ये है जंगली मशरूम। एक मशरूम जिसको हम खाते हैं वो भी होती है। मशरूम क्या एक तरह की कवक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, मशरूम यानी कि हम बोल सकते हैं कि कवक। यहाँ पर मशरूम की जगह अगर कवक आ जाए तो भी सही है, क्योंकि कवक क्या होता है कि मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है। उसके अलावा जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव या फिर बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया, मर्तोपजीवी जो होते हैं वो सड़ी गली वस्तु पैदा होते हैं। पहली बात यानी कि जो मान लो वो जीव की मृत्यु हो गई है तो उस पर क्या होता है? उत्पन्न होते हैं, उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब अगर इनके उदाहरण की बात करें तो क्या होता है? मशरूम यानी कवक। मशरूम इसलिए उदाहरण बताया क्योंकि मशरूम यानी कि ये जंगली कवक की बात कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मशरूम, कवक, सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आप देखते हैं कि छोटे छोटे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो उस जीव को गलाने छड़ाने का काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में होगी। हम बात कर लेते हैं कि अजैविक कारकों की। अजैविक कारकों की फ्रेंड्स मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो जैविक कारक थे जो एग्जाम पूछे जाते हैं उनके बारे में सारा बता दिया। जैसे कि मर्तोपजीविता है, परजीवी है और सहजीवी है, जिनसे एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो सारे मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो जैविक कारक है उनके बारे में बता दिया। अब फ्रेंड्स बात कर रहे थे अजैविक कारक की। तो फ्रेंड्स अजैविक कारक क्या निर्जीव होते हैं? मैंने आपको चीज बता दी। पहली बात क्या होंगे? निर्जीव होंगे। अब अगर इसके उदाहरण की बात करें तो तापमान वगैरह वो होता है। तो अजैविक कारक सबसे पहले बात कर लेते हैं तापमान की, कि तापमान किसी जीव को कैसे क्या करता है, कि बात करें कि तापमान है, तापमान किसी जीव को कैसे क्या करेगा, उसको भाई बात करें कि ताप है, कि तापमान उस जीव को कैसे प्रभावित करेगा, कि तापमान उस जीव को कैसे प्रभावित करेगा। तो फ्रेंड्स बात करें तापमान, तापमान से क्या होती है कि सारी जैविक क्रिया क्या होती है? तापमान से होती है। कुछ जीवों में क्या होती है जो पोषण वगैरह की वो भी तापमान के कारण होती है। तो फ्रेंड्स बात तापमान कैसे निर्भर करता है कि तापमान क्या होता है? यह जीवों की वृद्धि पोषण कारकों के लिए क्या होती है फ्रेंड्स? उत्तरदायी होती है। पोषण कारकों के लिए उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है। तापमान क्या होता है? जीवों की वृद्धि पोषण कारकों की क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात कर रहे थे कि सामान्य तापमान। ठीक है फ्रेंड्स, सामान्य तापमान कितना होना चाहिए जो किसी भी जीव को क्या करे? प्रभावित करे।
तो सामान्य तापमान होता है फ्रेंड्स, सामान्य तापमान 25 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जिससे उस जीव की क्या हो, उस जीव को प्रभावित नहीं हो। इस से क्या होती है कि जीवों की वृद्धि पोषण कार्य के लिए ये सारी प्रोसेस क्या होती है, होती है। ये सारी प्रोसेस क्या होती है, तापमान इसके बीच में होना चाहिए किसी भी जीव की वृद्धि के लिए और पोषण कारकों के लिए। अब फ्रेंड्स अब कई हमारे जो स्टूडेंट हैं या फिर जो बच्चे हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जीवों की वृद्धि तापमान पर कैसे डिपेंड करेगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि जैसे जीव की वृद्धि, जैसे मैं बात करता हूँ कि कोई जीव प्रजनन करता है, यानी कि बात करता हूँ मैं रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि भाई रिप्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि अपना जनन कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या वो अपने जीव की वृद्धि कर रहा है, तो उसके लिए भी तापमान कारक हो। जैसे मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर मगरमच्छ की, तो मगरमच्छ में क्या होता है कि उसके तापमान पर भी बहुत डिपेंड करता है। अगर तापमान अगर क्या हो, पानी का ठंडा हो, तो ठंडे पानी में क्या होगी, मादा मगरमच्छ का जन्म होगा। वही तापमान क्या हो, ज्यादा हो, तो क्या होगा, उससे जो मगरमच्छ है उसका जन्म होता है। तो ये सारे कारक क्या होते हैं, जीव को प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको उम्मीद है तापमान जो कारक है वो समझ में आया होगा। और एक मैं उससे पहले तापकालिकता के बारे में, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तापकालिकता क्या होती है कि कोई भी पौधा है उसकी ग्रोथ के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए वो क्या कहलाता है, उसका तापकालिका कहलाता है। तो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक ताप क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तापकालिका कहलाता है। तो पौधों की जो ग्रोथ है उसके लिए आवश्यक ताप क्या कहलाता है, तापकालिकता कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आप नोट डाउन जरूर कीजिए। आते हैं हम नेक्स्ट अजैविक कारक के बारे में, जो है आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है फ्रेंड्स, आर्द्रता भी जो जीव है, जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, उनको प्रभावित करती है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट अजैविक कारक की बात कर लेते हैं कि आर्द्रता क्या होती है। ह्यूमिडिटी क्या होती है कि जीवों को क्या करती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, उसको प्रभावित करती है। तो क्या होती है कि यह जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो यह जीव क्या करती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अब ये करती कैसे है और क्यों करती है वो देख लेते हैं। कि आर्द्रता जब ज्यादा होती है वातावरण में, तो उस कंडीशन क्या होता है फ्रेंड्स, वाष्प उत्सर्जन की जो दर होती है, यानी कि वाष्प उत्सर्जन की दर की मैं जैसे बात करूँ सिंपली, मैं वाष्प उत्सर्जन के बारे में आपको थोड़ा डिटेल से बता दूं। वाष्प उत्सर्जन क्या होती है, जो मेरे फ्रेंड्स नए हैं, जिन्होंने साइंस जिनके स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, जिनका वीक पॉइंट रहा है साइंस, तो उनको थोड़ा वाष्प उत्सर्जन के बारे में थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। वाष्प उत्सर्जन क्या होता है फ्रेंड्स, पहले तो ये चीज हम देख लेते हैं कि वाष्प उत्सर्जन क्या चीज होती है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। वाष्प उत्सर्जन होता क्या फ्रेंड्स, आपने प्लांट देखे होंगे, प्लांट में सारी जैविक क्रियाएं होती है। तो वाष्प उत्सर्जन में क्या होता है कि जैसे प्लांट है, कोई भी प्लांट है, तो क्या करता है वो, जैसे आपको पता है कि प्लांट क्या करता है कि भाई सूर्य से क्या करता है, उष्मा ग्रहण करके अपना भोजन बनाता है। तो क्या होता है कि कुछ पेड़ पौधे क्या करते हैं, वाष्प का क्या करता है कि भाई जब भोजन अपना बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी पौधा अपना भोजन बनाता है, तो उसमें क्या बनता है, उसमें सबसे पहले तो उसमें क्या क्या बनता है, उसमें पहली बात तो ग्लूकोज बनता है, एक तो पहली बात ग्लूकोज, और साथ में क्या बनता है, जल बनता है, H2O। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्लूकोज और जब जल बनता है, तो जल बनता है, तो जल का क्या करता है, ये वाष्प उत्सर्जन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में एक ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है। तो ये सारी मैं आपको जब मैं आपको बताऊंगा ये सारी वाष्पीकरण की प्रोसेस जब पौधों में जो होती है वो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी हम ये देख रहे थे वाष्पोत्सर्जन होती क्या चीज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जल जैसे पौधों से मुक्त हो रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारे पास क्या हो रहा है, H2O मुक्त हो रहा है, यानी कि पानी मुक्त हो रहा है वातावरण में। तो फ्रेंड्स ये क्या, इसकी दर क्या होगी, तापमान वृद्धि में, यानी कि जब आर्द्रता ज्यादा होगी वातावरण में, यानी कि ह्यूमिडिटी वातावरण में ज्यादा होगी, तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ये कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है।
ठीक है फ्रेंड्स। जब वातावरण में आर्द्रता अधिक होती है तो वाष्प उत्सर्जन की दर क्या होती है फ्रेंड्स, हमेशा कम होती है। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर और आपको समझाता हूँ। जैसे फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ कि जैसे आपने कपड़े सुखा रखे घर के बाहर, ठीक है, अब छत पर कपड़े सूख रखे हैं। होता क्या है, जब बारिश का मौसम आया, बारिश का मौसम हुआ, तब क्या होगा, वातावरण में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी, नमी होने लग जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे कपड़े क्या होते हैं, देरी से सूखते हैं। देरी से सूखते हैं, क्या इसका क्या कारण है, क्योंकि वातावरण में ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण क्या होता है, कपड़े देरी से सूखते हैं। तो उससे क्या होता है, वाष्पीकरण की दर क्या होगी, कम होगी, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हुई है, कम हुई। इसी के कारण ये सारी चीजें हुई है, क्योंकि आर्द्रता वातावरण में अधिक है। वही चीज अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, अगर आर्द्रता वातावरण में कम हो जाए, यानी कि ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का मतलब फ्रेंड्स मतलब क्या है कि वातावरण में जल वाष्प की मात्रा रहना, यानी कि हमारा एनवायरमेंट यानी कि वातावरण, उसमें जल की मात्रा रहना। अगर जल की मात्रा ज्यादा है वातावरण में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि मैं बात करूं कि अगर सूखा मौसम है, कोई बारिश नहीं हो रखी, कपड़े सूखा धूप में, जल्दी से वो सूख जाएंगे। तो ये चीज कारक है, यही सारी चीजें प्रोसेस है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने के लिए। तो ये वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, आर्द्रता ही है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आर्द्रता की दर, आर्द्रता का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, ह्यूमिडिटी यानी कि नमी। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ नमी साथ में, ताकि आपको ध्यान में रहे कि आर्द्रता क्या चीज होती है, जब पढ़े। आर्द्रता नमी वातावरण में अधिक होने पर, वातावरण में अधिक होने पर, आर्द्रता नमी वातावरण में अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है, की दर कम हो जाती है। फ्रेंड्स ये जो चीज है, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर याद रखिएगा तो आपको चीज याद में रहेगी। अगर हम इसको रटने की कोशिश करेंगे तो रट नहीं पाएंगे। आप इसको एज एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, आर्द्रता उसको कैसे प्रभावित करती है। तो आर्द्रता वातावरण में अधिक होने पर क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्या होती है, दर कम हो जाती है। अगर वही आर्द्रता क्या है, वातावरण में कम है, आर्द्रता कम होने पर, आर्द्रता कम होने पर वाष्प उत्सर्जन की दर, वाष्प उत्सर्जन की दर क्या हो जाती है फ्रेंड्स, अधिक हो जाती है। वाष्प उत्सर्जन की दर अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर आपको दोबारा क्लेरिफाई कर देता हूँ कि नमी वातावरण में अधिक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी, कम होगी, क्योंकि नमी ज्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा नहीं हो पाएगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि आर्द्रता अगर कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन दर क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत है। तो आपको ये चीज फ्रेंड्स एग्जाम्पल के तौर में याद रखेंगे तो हमारे को चीज अच्छे से याद हो रहेगी और हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल को भूल जाएंगे, अगर इसको रटने की कोशिश करेंगे तो रटना मुश्किल होगा। अगर रट भी लेंगे तो हमारे को याद नहीं रहेगी, हम इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी हमारे को कि अगर मान लो आर्द्रता अधिक है तो वातावरण, जैसे आर्द्रता ज्यादा हो गई तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, अधिक होगा, तो उसमें उस कंडीशन एग्जाम के टाइम हमारे से ये गलती हो सकती है। तो इस गलती को नहीं दोहराना है फ्रेंड्स, आपको एग्जाम्पल के तौर पर मानना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर चाहो तो एग्जाम्पल भी साथ में नोट डाउन कर सकते हो, जो मैंने आपको कपड़े का उदाहरण बताया है, और उसके पेड़ पौधे का भी उदाहरण बताया, वो भी वाष्पोत्सर्जन का बहुत अच्छा उदाहरण है। अब हम देखते हैं कि भाई आप कभी पेड़ के नीचे बैठते हो तो क्या होता है, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, शुष्क मौसम है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा होती होगी, वातावरण में क्या ह्यूमिडिटी कम है, तभी तो क्या होता है, पेड़ के पास जाते तो आपको ठंड महसूस होती है, क्योंकि पानी की बूंदे क्या होती है, पेड़ बाहर निकालती तो हमारे क्या मिलती है, ठंड महसूस होती है। वही ठंडा मौसम है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा है ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पेड़ क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन दर क्या कर लेगा, कम कर लेगा, जिससे क्या होगा, उसको जल की हानि कम से कम होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई अच्छी। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे कि तीसरा अजैविक कारक कौन सा होता है। तो तीसरा अजैविक कारक क्या होता है फ्रेंड्स, प्रकाश होता है, प्रकाश होता है। तीसरा अजैविक कारक क्या होता है, प्रकाश होता है। फ्रेंड्स प्रकाश क्या होता है, आपको पता है कि लाइट, सूर्य से उत्पन्न होने वाली प्रकाश वो होती है प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है कि यह
हरे, यानी कि यह पेड़ पौधे भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये पादपों में भोजन निर्माण के लिए, ये पादपों में भोजन निर्माण के लिए क्या है फ्रेंड्स, आवश्यक घटक है, के लिए आवश्यक क्या है, घटक है। यानी कि प्रकाश से क्या होगा, भोजन का निर्माण होगा। मैंने आपको उसमें एग्जांपल के तौर पर बताया था प्लांट में क्या होता है कि वो उससे पोषण लेता है, ठीक है। तो हरे पादप क्या होता है कि प्रकाश से क्या लेकर, ऊर्जा लेकर अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए क्या है, आवश्यक घटक है प्रकाश। तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर भोजन का निर्माण करते हैं, तो आपको एक ही लाइन में मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा कि ये पादपों भोजन निर्माण के लिए आवश्यक घटक है क्या, प्रकाश ही आवश्यक घटक है। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, क्योंकि ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके भोजन का निर्माण करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करने की जो क्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। यानी कि हरे पेड़ पौधों का प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, जिससे क्या होता है, पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसी को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ कि जो एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस तरह के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस क्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी, तेज होगी, कम होगी। तो हम बात कर लेते हैं कि फ्रेंड्स नीले रंग के प्रकाश में क्या होती है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है फ्रेंड्स, नीले रंग के प्रकाश में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है फ्रेंड्स, कम होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं दो रंग की बात कर लेता हूँ, नीले और लाल रंग की। तो नीले रंग का मैंने बताया था कि नीले रंग में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है फ्रेंड्स, कम होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है, दर यानी कि प्रोसेस होना, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण दर क्या होती है, कम होती है। और लाल रंग के प्रकाश में क्या होती है, अधिक होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक किस में होती है, लाल रंग के प्रकाश में। और नीला किस में होती है, नीला। जो नीला है, नीला में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण दर क्या होती है, कम होती है। तो फ्रेंड्स अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि फ्रेंड्स कि सर कि सूर्य जो है, सूर्य का तो कोई प्रकाश ही नहीं, ना वो लाल है ना वो नीला है। तो फ्रेंड्स उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा जो फ्रेंड्स इस चक्कर में है कि सूर्य प्रकाश तो ना लाल है ना ही नीला है, तो उसमें तो फिर अधिक दर कम या अधिक होने का तो कोई सवाल नहीं होता। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या है, एक तरह का क्या है, मैं वर्णक्रम की बात करूं, वर्णक्रम जो मैं आपको फिजिक्स में प्रकाश वाला टॉपिक में बताऊंगा आपको। तो 7 रंग के प्रकाश से क्या बनता है, सूर्य का प्रकाश बना होता है। सूर्य प्रकाश 7 रंग के रंगों से मिलकर बना होता है, जैसे कि इंद्रधनुष 7 रंग से बना होता है, ठीक है। तो हर जो प्रकाश की लाइट है वो क्या होती है, इन्हीं 7 रंग से मिलकर बनी होती है। तो जो चीज हमारे को दिखाई देती है वो उसका उत्सर्जन क्या ज्यादा होता है, इसी वजह से वो क्या होता है, हमारे को दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स आपको उम्मीद है आपको ये चीज समझ में होगी कि नीले रंग की प्रकाश संश्लेषण क्या होगी, कम होगी नीले रंग में, और लाल रंग की प्रकाश में क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको इकोसिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।